गुड मॉर्निंग। ये आज वेंसडे मॉर्निंग है और ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लास नाइन्थ के लिए। क्लास नाइन्थ में इससे पहले वाले दिनों में क्या पढ़ा दिया है? क्लास नाइन्थ में इससे पहले वाले दिन में करंट इलेक्ट्रिसिटी हमने स्टार्ट किया था और इससे पहले वाले लेक्चर में ओम्स लॉ के बारे में बात कर रहे थे कि ओम्स लॉ होता क्या है, किस तरह से ओम्स लॉ को स्टेट करना है। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है? देखो, ओम्स लॉ वी वी इज इक्वल टू आई इंटू आर, ये उसका स्टेटमेंट नहीं है। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है कि किसी भी कंडक्टर के थ्रू करंट तभी फ्लो करता है जब कंडक्टर के एंड्स के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो कंडक्टर जो है उसके अबाउट जो करंट है उसका वैल्यू भी क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, ऐसा नहीं बोलेंगे कि जो कंडक्टर है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो स्टेशनरी बैठे, वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, लेकिन बहुत समय के बाद जब आप देखोगे तो उनका एवरेज, उनका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो आएगा। नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो आएगा, मतलब जो एवरेज वेलोसिटी है, जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी उसका जीरो आ जाएगा। तो सिंस कोई नेट फ्लो ऑफ चार्जेस नहीं हो रहा था इसलिए कोई नेट करंट नहीं होता था। लेकिन जैसे ही आप एक बैटरी कनेक्ट कर दोगे ना कंडक्टर के एंड्स के अबाउट, तो पोटेंशियल का डिफरेंस बनना स्टार्ट हो जाएगा और उस पोटेंशियल के डिफरेंस के कारण करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो ये ओम्स लॉ था। तो अब हम क्या करते हैं, हम इतना जान चुके हैं कि ओम्स लॉ ये बताता है कि किसी भी कंडक्टर के थ्रू या किसी भी वायर में करंट तभी फ्लो करेगा जब पोटेंशियल का डिफरेंस है। अगर पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होगा तो करंट का फ्लो भी नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए आज क्या करते हैं, इससे आगे स्टार्ट करते हैं। तो शेयर स्क्रीन, शेयर। ठीक है, अच्छा, ओम्स लॉ में हमने क्या किया था? हमारे पास जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट आया था, मैथमेटिकली मैथमेटिकली V इज इक्वल टू आई टाइम्स ऑफ R। ठीक है, V जो है वो I इंटू आर के इक्वल है। अब R जो है इसे हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। ये R जो है इसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, CONDUCTOR। ये जो कंडक्टर था वो कुछ इस तरह का बनाया था, कैसे पहले वाले लेक्चर में बनाया था ना। कंडक्टर मतलब वायर का टुकड़ा, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो ये वायर का टुकड़ा है। अब ये इसका कंडक्टर, मान लीजिए कंडक्टर का लेंथ यहाँ से यहाँ तक जो है वो स्मॉल l का है, और ये जो कंडक्टर है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, कितना है? कैपिटल ए का। क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब ये एरिया जहां से करंट एंटर करेगा और जहां से करंट बाहर निकलेगा, उसको हम क्या बोल रहे हैं? क्रॉस सेक्शनल एरिया बोल रहे हैं। अच्छा, V यहाँ पर क्या है? V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। V जो है वो है पोटेंशियल डिफरेंस between the ends of the conductor, ends of the conductor। ठीक है, V जो है वो पोटेंशियल का डिफरेंस है। मान लो ये V हायर है और ये V लोअर है, तो V यहाँ पर क्या है? V जो है वो एक्चुअल में V हायर माइनस V लोअर का वैल्यू है। हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो V है, पोटेंशियल का डिफरेंस। अच्छा, I क्या है? तो I इज द करंट, I इज द amount of current amount of current amount of current flowing amount of current flowing through the conductor, through the conductor। कंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो करेगा उसका वैल्यू है I। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है। अब इसमें हर एक बात आपको साफ साफ पता होना चाहिए कि V क्या है, I क्या है, R क्या है। V जो है वो पोटेंशियल का डिफरेंस है, V हायर माइनस V लोअर का जो वैल्यू है वो है। अब इस स्टेटमेंट पे ना पोटेंशियल क्या था ये मैंने बता दिया, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है ये मैंने बता दिया, करंट क्या है ये भी मैंने समझा दिया। अब क्या करते हैं, रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं कि ये रेजिस्टेंस होता क्या है। अब ये जो रेजिस्टेंस है, जैसे ये रेजिस्टेंस क्या था? एक कांस्टेंट था। एक्चुअल स्टेटमेंट तो ऐसा आया था ना, एक्चुअल स्टेटमेंट तो हमारे पास ये आया था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई किया था, तो ये जो R है वो एक्चुअल में क्या है? R इज अ कांस्टेंट। R यहाँ पर एक कांस्टेंट के जैसा यूज कर रहे हैं। अब कैसे कांस्टेंट है, तो उसके लिए क्या करते हैं, ओम्स ने ना एक एक्सपेरिमेंट किया था। अब ओम्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका एक सेटअप था, तो ओम्स एक्सपेरिमेंट थोड़ा आपको बता दे। अगर ओम्स एक्सपेरिमेंट
ओम्स एक्सपेरिमेंट। अब ओम भाई साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। क्या एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने? उन्होंने एक इस तरह का, अब ये जो कंडक्टर है ना, ये जो कंडक्टर है उसको मैं क्या करूंगा, बार बार ऐसा बनाऊंगा, इस तरह का एक वायर बनाऊंगा, ऐसे 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 वायर बनाऊंगा, इसको मैं बोलूंगा ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर का काम होता है करंट को रोकना, ठीक है। इस कंडक्टर को ही मैं अब क्या बोलूंगा, रेजिस्टर बोलूंगा। क्यों रेजिस्टर बोल रहे हैं ये अभी समझ में आ जाएगा। आप ऐसा समझ लीजिए, ये जो कंडक्टर था, ये जो मेरे पास कंडक्टर था, इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, रेजिस्टर है ये, ठीक है। अच्छा, और इसी को हमने क्या किया था, एक बैटरी से कनेक्ट किया था। हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, एक स्विच से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने क्या किया, एक सर्किट बना दिया, ठीक है। और बाद में देखेंगे। हाँ, मान लो यहाँ पे क्या करते हैं, एक बैटरी इस तरह से, ये जो बैटरी है, इस बैटरी को हमने कनेक्ट कर दिया और स्विच को क्लोज कर देते हैं। वी, जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू है आर, मतलब ये जो रेजिस्टर है उसका वैल्यू कितना है, आर। अब ये जो कंडक्टर था, कंडक्टर है, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू आर है, ये अभी नहीं बताऊंगा, ये तो फाइंड आउट करेंगे। हाँ, एक कंडक्टर है, इस तरह से हमारे पास एक कंडक्टर, ये जो कंडक्टर था ना उसी को सर्किट में लगा देते हैं भाई साहब, इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं करते हैं, इसी को सर्किट में इस तरह से लगा दिया हमने। अब हमने क्या किया, जब किसी वी वोल्ट का बैटरी, हमने जब किसी वी वोल्ट का बैटरी को कंडक्टर से कनेक्ट किया ना, तो हमने क्या देखा कि जो करंट है, सपोज कोई आर है, मान लो हमने ये देखा कि जब पोटेंशियल डिफरेंस, जब पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू वी है, तो सर्किट में जो करंट है या जो कंडक्टर के थ्रू जो करंट मूव कर रहा था उसका वैल्यू था आई, ठीक है। अब हमने क्या किया कि पोटेंशियल के डिफरेंस को अगर 2 टाइम्स कर दें, सेम कंडक्टर को रखते हुए पोटेंशियल के डिफरेंस को 2v कर दे, तो हमने ये देखा जो करंट है, करंट जो हो गया वो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ आई हो जाएगा। एक डिवाइस होता है एम मीटर, एक डिवाइस होता है एम मीटर जो करंट को मेजर करता है, ठीक है। एम मीटर मतलब एम्पेयर मीटर, एम्पेयर मीटर का शॉर्ट फॉर्म इज एम मीटर। अब ये एम मीटर जो है ना एक डिवाइस होता है, इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा बाद में। ये एम मीटर क्या करता है, करंट मेजर करता है। अच्छा, फिर हमने ये देखा कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस को 3v कर दिया जाए, तब भी करंट क्या हो गया, तब भी करंट जो है वो भी करंट भी 3i हो गया। अच्छा, फिर हमने सोचा कि ठीक है, हमेशा बढ़ा रहे थे, एक बार कम करके देख लेते हैं, तो हमने पोटेंशियल के डिफरेंस को v/2 कर दिया, तो हमने देखा कि करंट जो है, करंट भी क्या हो गया, करंट भी i/2 हो गया। ये एक्सपेरिमेंट आपको स्कूल में कराया जाएगा, आप देखना अगर आपके स्कूल में लैब है, कोरोना काल से पहले अगर आपका स्कूल खुल गया तो आपको ये एक्सपेरिमेंट कराए जाएंगे स्कूल्स में, ठीक है। अब साफ साफ अगर आप देखोगे तो किसी भी स्टेज में, ये एक्सपेरिमेंट 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, एक्सपेरिमेंट 1 में अगर आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट करोगे, तो यहां से ये आर का वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूं, तो वी अपॉन आई का जो रेशियो है, ये v अपॉन आई का जो रेशियो है उसी को तो रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। तो अगर मैं r का वैल्यू कैलकुलेट करूं पहले वाले एक्सपेरिमेंट में, देखो पहले वाले एक्सपेरिमेंट में पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू है v और करंट का वैल्यू है i। पोटेंशियल डिफरेंस v का है, करंट का वैल्यू है i। अगर मैं रेजिस्टेंस कैलकुलेट करूं एक्सपेरिमेंट 1 में, तो v और i का रेशियो फाइंड करना है, तो v और i, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आ गया, v अपॉन आई आ गया। अच्छा, अगर मैं एक्सपेरिमेंट 2 के बारे में बात करूं, तो एक्सपेरिमेंट 2 में जो मेरे पास पोटेंशियल का डिफरेंस हमने अप्लाई किया है, पोटेंशियल का डिफरेंस हमने 2 वोल्ट्स का अप्लाई किया, क्या पोटेंशियल डिफरेंस हमने 2 वोल्ट्स का लगाया है, और जो करंट है, करंट का वैल्यू कितना है, 2i का करंट का वैल्यू है। रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर R1 का वैल्यू लिखे तो वो v अपॉन आई है, R2 रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर लिखेंगे तो 2v अपॉन 2i है क्या, तो ये 2 से ये 2 अगर मैं कैंसिल कर दूं तो R2 का वैल्यू भी v अपॉन आई आ रहा है। अच्छा, मान लो थर्ड केस में अगर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें तो 3v अपॉन 3i, ये भी v अपॉन आई आएगा। फोर्थ केस के लिए अगर कैलकुलेट करोगे तो v अपॉन 2 डिवाइडेड बाई i अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल करोगे तो फिर से v अपॉन आई आ रहा है क्या। तो इस एक्सपेरिमेंट में साफ साफ देख रहे थे कि अगर मैंने वोल्टेज का वैल्यू चेंज किया ना, अगर मैंने कंडक्टर के एंड्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको अगर मैं चेंज करूंगा, तो एमीटर से फ्लो करने वाला जो करंट है उसका वैल्यू चेंज होगा। ये जो वैल्यू था इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है, ये कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू नहीं चेंज हो रहा। बोले सर रेजिस्टेंस क्या है, हम तो जानते ही नहीं है। रेजिस्टेंस का क्या मतलब है सर, हम तो ये तो जानते ही नहीं है। तो हम नहीं जानते तो हम कैसे बताएंगे क्या चल रहा है ये सब। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको रेजिस्टेंस का मतलब नहीं भी पता, आप नहीं भी जानते हो कि रेजिस्टेंस क्या है, आप बार बार देखो, ये एक्सपेरिमेंट्स में जब आप करोगे तो आप ऐसा आपको मिलेगा। अब एग्जैक्टली ये नहीं मिलेगा लेकिन अप्रोक्सीमेटली ऐसा ही कुछ मिलेगा।
तो बार बार अगर आप वोल्टेज का वैल्यू चेंज करोगे ना तो इट्स द वैल्यू ऑफ करंट दैट विल चेंज, क्योंकि एक्सप्रेशन ऐसा था, अगर वोल्टेज का वैल्यू चेंज करेंगे तो करंट चेंज होगा, अगर वोल्टेज का वैल्यू कम करेंगे तो करंट का वैल्यू कम होगा। ये जो आर कांस्टेंट है, ये आर कांस्टेंट था ना, तो इसका वैल्यू हमेशा v अपॉन आई, v अपॉन आई, v अपॉन आई आएगा। अब ये जो कांस्टेंट है ना, हम इस कांस्टेंट के बारे में ही बात करने वाले हैं, ठीक है। ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे, और इसी के बारे में हम क्या करेंगे, अगली बार बात करने वाले हैं। ये ओम्स एक्सपेरिमेंट से बस आपको इतना समझना है कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो v और i का रेशियो है, कुछ भी वोल्टेज हो जाए, कुछ भी करंट हो जाए, v और i का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट आएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, r बोलेंगे। अब ये r का क्या मतलब है वो समझते हैं। हमने आपको बोला कि जो कंडक्टर है वो कुछ तो इस तरह के शेप का है। एक सिलेंड्रिकल वायर का हमने क्या कर लिया, कंडक्टर ले लिया ऐसा, ठीक है। यहां से यहां का लेंथ हमने बताया था स्मॉल एल का है, और ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना है, कैपिटल ए का है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, मान लो मैंने पोटेंशियल का डिफरेंस मेंटेन कर दिया, बैटरी मैंने कनेक्ट कर दिया, ये हो गया हायर पोटेंशियल, ये हो गया लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल। पोटेंशियल का डिफरेंस मैंने मेंटेन कर दिया, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, पोटेंशियल का डिफरेंस हो गया। मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे। अब जैसे ही आपने पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट किया तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो प्रोटॉन्स तो फिक्स्ड होते हैं, वो तो भागते नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन होता है उसके जस्ट ऑपोजिट ही करंट का डायरेक्शन बोलते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी इधर भागने की होगी क्या। अब जब इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर भागना स्टार्ट करेंगे तो ये पूरा वैक्यूम है क्या, एम्प्टी स्पेस है क्या, यहाँ पर ये पूरा एम्प्टी स्पेस है क्या, नहीं, ये तो पूरा भरा पड़ा था सर, कंडक्टर है अंदर, पूरा सॉलिड है, भरा पड़ा है। मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां भागने की कोशिश करेगा तो इसके मोशन को, इलेक्ट्रॉन के मोशन को रोका जा रहा है क्या, कौन रोक रहा है, तो जो आसपास के एटम्स हैं, जो आसपास के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इसके मोशन को रोक रहे हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचा जरूर है, ये पहुंच जरूर जाएगा, लेकिन बहुत कोलिजन होने के बाद, बहुत कोलिजन होने के बाद यहाँ कहीं पे पहुंच पाएगा क्या। अब जितना ज्यादा रुकावट होगा ना ये इलेक्ट्रॉन को पॉइंट, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पे पहुंचने में जितना ज्यादा प्रॉब्लम होगा, जितना ज्यादा रुकावट होगा कंडक्टर का, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। बात समझ में आ रहा है क्या। जिस भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करने में जितना ज्यादा प्रॉब्लम होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा करंट को, ठीक है। करंट को रेजिस्टेंस मतलब चार्ज के फ्लो को रेजिस्टेंस, तो हम रेजिस्टेंस को ऐसा बोलते हैं। रेजिस्टेंस का डेफिनेशन क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस क्या है, तो रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन, रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन offered to the flow of charges. Resistance is the opposition offered to the flow of charges. एकदम देसी लैंग्वेज में, नटशेल में ये समझना कि चार्ज को मूव करने से रोकने की प्रॉपर्टी, चार्ज करने को मूव करने से रोकने की प्रॉपर्टी को ही कंडक्टर ये चार्ज को मूव करने से रोकने के प्रोसेस को लिखो, रोकने के प्रोसेस को। ये जो करंट का रोकना है ना, चार्ज के फ्लो के रोक का जो रोकना है, उसी को हम क्या बोलते हैं, करने से रोकने, चार्ज को मूव करने से रोकने की कोशिश को, कोशिश नहीं बोलूंगा उसको, क्या बोलेंगे, प्रोसेस को ही कंडक्टर का रेजिस्टेंस कहते हैं, कंडक्टर का रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया रेजिस्टेंस का मतलब है कि अगर चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करना चाहता है, कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड पर मूव करना चाहता है, तो जो आसपास के मटेरियल है कंडक्टर के आसपास में, या जो इलेक्ट्रॉन्स के आसपास के मटेरियल है, वो उसको जाने नहीं देंगे, वो उसको बोलेंगे कहां जा रहा है भाई साहब, रुक जा, तू कहां जा रहा है।
तो जब वो उसको जाने से रोकेंगे तो उस जाने के रोकने को ही हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। मतलब सिंपल सा लैंग्वेज में याद रखना, करंट के ऑपोजिशन को ही हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो है उसको हमने क्या किया, V अपॉन I के रेशियो से फाइंड आउट कर लिया। जो V और I का रेशियो है उसी को हमने क्या बोला, रेजिस्टेंस बोल दिया ना। अब अगर आप इसका SI यूनिट लिखोगे ना, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस अगर मैं लिखूंगा तो रेजिस्टेंस का SI यूनिट, V का SI यूनिट क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए का SI यूनिट होता है वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट होता है वोल्ट ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट, और करंट का SI यूनिट है एम्पियर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का जो यूनिट होगा वो हो जाएगा 1 वोल्ट पर एम्पियर। 1 वोल्ट पर एम्पियर, या जो रेजिस्टेंस है उसको हम क्या लिखेंगे, 1 वोल्ट पर एम्पियर, इस तरह से लिख दो। अब ये जो 1 वोल्ट पर एम्पियर है ना, 1 वोल्ट पर एम्पियर, इसी को ही हम प्यार से क्या बोलते हैं, 1 ओम। ये जो रेजिस्टेंस वोल्ट पर एम्पियर है इसी को हम क्या बोलेंगे, 1 ओम, ठीक है। तो 1 ओम क्या है देखते हैं, ये जो 1V अपॉन 1A का जो रेशियो है इसी को हम क्या बोलेंगे, 1 ओम। तो क्वेश्चन पूछते हैं डिफाइन 1 ओम, एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं डिफाइन 1 ओम, तो आप ऐसा बोलना, इफ potential difference, if potential difference applied across the ends of the conductor, potential difference applied across the ends of the conductor, potential difference applied across the ends of the conductor is 1 volt, and current through the conductor is 1 ampere, current through the conductor is 1 ampere, then resistance of the conductor is 1 ओम, 1 वोल्ट, 1 एम्पियर, 1 ओम, ठीक है। इस तरह से हमारे पास 1 ओम का डेफिनेशन है। स्कूल के एग्जाम में, कॉलेज के एग्जाम में पूछते हैं, सिंपल सा, रेजिस्टेंस जो है वो V और I का रेशियो है, जो भी कंडक्टर के एंड्स के अबाउट जो वोल्टेज होगा और जो भी करंट उसमें फ्लो करेगा, दोनों का जो रेशियो होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, 1 ओम। तो इतना आपको नोट करके लिखना है। अच्छा, अब ये तो हो गया रेजिस्टेंस का बेसिक डेफिनेशन कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो है वो रेजिस्टेंस है। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है, आर का जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के, और ये लॉजिकल भी है ना। जितना ज्यादा लेंथ का कंडक्टर होगा, इलेक्ट्रॉन्स को उतना ज्यादा कोलिजन मिलेगा क्या, जितना ज्यादा लेंथ मूव करना है उतना ज्यादा कोलिजन, जितना ज्यादा कोलिजन उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बिल्कुल समझ में आ रहा है। अच्छा, यही रेजिस्टेंस जो होगा वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्या, कैसे सर, जितना ज्यादा बड़ा एरिया है, तुम खुद से सोचो, मान लो एक गेट है, अब एक गेट अगर छोटी है तो उसमें कम लोग आ पाएंगे, अगर गेट बड़ी है, बड़ी गेट में एक टाइम पर ज्यादा लोग आ सकते हैं क्या। जैसे जो हॉल होता है, जो फिल्म वाला हॉल नहीं, असेंबली हॉल्स, जो असेंबली हॉल्स होते हैं उनका गेट बड़ा बनाया जाता है, क्यों, क्योंकि एट अ टाइम ज्यादा लोग एंटर कर सके। लेकिन क्लासरूम का जो हॉल होता है वो छोटा बनाया जाता है, क्योंकि क्लासरूम में हार्डली कितने लोग आएंगे, 40 लोग आएंगे, 50 लोग आएंगे। हॉल अगर है तो वो हॉल में, या तो हॉल में क्या होंगे, मल्टीपल गेट्स होते हैं, बहुत सारे गेट्स होते हैं। जैसे अगर आप कभी मूवी थिएटर्स में जाओगे तो 2-3 गेट्स होते हैं,
अब 2-3 गेट्स क्यों हैं? क्योंकि बहुत ज्यादा रश हो जाता है तो लोग निकलना चाहते हैं, मूवी खत्म हुई और लोगों को घर घर भागना है, पता नहीं वो क्या कर रहे थे, तो ऐसे सोचते हैं कि मूवी खत्म हुई अब तो मेरे को ठहरना नहीं है, हॉल वाले मेरे को बंद कर देंगे हॉल के अंदर, निकलो जल्दी। ऐसा नहीं होता, आप आराम से भी निकल सकते हो, लेकिन लोगों को पेशेंस नहीं होता तो एकदम हड़बड़ी में निकलते हैं। तो जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शन के। कैसे? जितना ज्यादा बड़ा एरिया होगा क्रॉस सेक्शन का, इलेक्ट्रॉन्स उतने फ्रीली मूव कर पाएंगे क्या? बिल्कुल सर जी। अब इन दोनों को अगर कंबाइन कर दे तो रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है L अपॉन A के। अब फिजिक्स को ये नहीं पसंद है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन फिजिक्स को नहीं पसंद है, तो वो बोलेगा कि तुम हटाओ इसको। बिल्कुल हटाएंगे। तो इसको हटाने के लिए कांस्टेंट लगाएंगे रो, L अपॉन A। अब ये रो क्या है? तो रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रो को क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। रो को हम बोलेंगे रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। अच्छा भाई साहब, अब रेजिस्टिविटी की क्या कहानी है फिर? तो रेजिस्टिविटी मैंने आपको बताया कि करंट के रोकने के प्रोसेस को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। करंट को रोका, करंट को रोकने को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। अब मान लो मैं बोलूं कि ये मेरे पास एक ऐसा है, ये कॉपर का बना हुआ है, और ये मेरे पास ऐसा है, ये वुड का बना हुआ है। अब दोनों का लेंथ सेम है, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है। मान लो ये दोनों का लेंथ जो है वो सेम है, दोनों का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो भी सेम है, लेंथ भी सेम है, क्रॉस सेक्शन भी सेम है, तो दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब दोनों मटेरियल पे भी डिपेंड करता है ना कि कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा। तो ये रो जो है ना, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, ये क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, या प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर लिख दो, प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, property of the conductor by virtue of which, by virtue of which a conductor, by virtue of which a conductor can offer, conductor can offer resistance। अब दोनों के डेफिनेशन एक जैसे हैं लेकिन दोनों ही अलग अलग शब्द हैं। रेजिस्टेंस का मतलब है करंट का रोकना, करंट के रोकने को कहते हैं रेजिस्टेंस। जब मैं करंट को रोकूंगा, मतलब जो करंट के रोकने का प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। और जिस प्रॉपर्टी के कारण करंट को रोका जाता है, कंडक्टर का जो प्रॉपर्टी है जो करंट को रोक रहा है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। सॉरी, ये ऑफर, हाँ, रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टेंस के लिए हम कैपिटल आर यूज करेंगे, रेजिस्टिविटी के लिए ग्रीक लेटर यूज करते हैं रो। ये इसको कैसे पढ़ते हैं? रो। पढ़ते वक्त रोना नहीं है इसको, रो, ठीक है? रो, प्यार से रो, रो, इस तरह से। आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्या है इसमें, कुछ प्रॉब्लम्स करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मैं बोलूंगा दोनों का डिफरेंस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है।